नमस्कार। खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते महीनों में देश की जनता लगातार बढ़ रहे तेल के दामों से परेशान थी। जेब लगातार ढीली हो रही थी, लेकिन जब तेल की कीमतों ने सैकड़ा पार करने के बाद भी थमने का नाम नहीं लिया, तो जनता ने सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर तेल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक कब लगेगा। उसके बाद मौजूदा सरकार को उपचुनाव में लगे झटके ने यह एहसास कराया कि तेल की कीमतों पर ब्रेक जरूरी है। आनन फानन में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और राज्य सरकारों ने भी वैट कम कर जनता को थोड़ी राहत पहुंचाई। अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो पिछले 75 दिनों से तेल बाजार शांत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत आसमान छू रही है। क्रूड ऑयल 2014 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। सवाल यह कि हर बार चुनावों से पहले तेल कीमतों में स्थिरता सरकार की सोची समझी रणनीति है क्या, और क्या चुनावों के बाद एक बार फिर से जनता बढ़ते तेल के दामों से फिर से परेशान होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं, पिछले दिनों जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल मौजूदा रेट से सस्ता था, तब कैसे धड़ाधड़ तेल के दाम बढ़ रहे थे, और अब जब ये दाम अपने उच्चतम स्तर पर हैं, तो क्यों आखिर तेल बाजार में कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का भाव साल 2014 के बाद से अब तक के सबसे ऊंचे स्थान पर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $87 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 75वें दिन भी कोई बदलाव नहीं किया गया। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के मानक ब्रेंट क्रूड के भाव मंगलवार को $87.7 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति पक्ष से जुड़ी बाधाएं अहम वजह रही हैं। यमन के हूदी विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात में तेल प्रतिष्ठान पर हमला कर आपूर्ति को बाधित किया है। दरअसल यमन के हूदी विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात में तेल प्रतिष्ठान पर हमला कर आपूर्ति को बाधित किया है। इसके अलावा वैश्विक तेल भंडार भी कम हो रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस हमले के बाद पश्चिम एशिया के 2 पड़ोसी देशों ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। इससे कच्चे तेल की आपूर्ति आने वाले समय में और बाधित हो सकती है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में पिछले कुछ दिनों से आई तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। करीब 2.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95.41 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल 86.67 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राज्य सरकार के स्तर पर भी वैट कम किए जाने से पेट्रोल और डीजल के दाम इस स्तर पर पहुंच गए थे। हालांकि अक्टूबर के अंत में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 98 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड भी $82 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ था। हालांकि बाद में उसमें गिरावट आती गई और दिसंबर 2021 के अंत तक ये $68.87 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया था। नए साल की शुरुआत होते ही ब्रेंट क्रूड के भाव फिर से बढ़ने लगे हैं और अब ये $87.7 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं। ये साल 2014 के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। विश्लेषकों के मुताबिक देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। इससे पहले तेल कंपनियों ने साल 2017 में भी इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भी कीमतें नहीं बढ़ाई थी। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर में जारी चुनाव प्रक्रिया के दौरान 16 जनवरी से 1 अप्रैल 2017 तक तेल की कीमतें स्थिर बनी रही। उससे कुछ महीने बाद दिसंबर 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी करीब 2 हफ्तों तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। साल 2019 में अप्रैल मई के दौरान हुए लोकसभा चुनावों में भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे और मतदान का अंतिम चरण संपन्न होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ाए गए। अब सवाल यही है कि 75 दिनों से तेल की कीमतों पर जनता को मिल रही राहत क्या चुनावी है, और चुनावों के बाद क्या एक बार फिर से जनता पर तेल की कीमतों की मार पड़ेगी?
टीम खबर फास्ट। तो जाहिर तौर पर सवाल यही है कि 75 दिनों से जो कोई बदलाव तेल कीमतों में नहीं आया है, कोई उछाल नहीं आया है, उसका कारण क्या चुनाव है? क्या जनता को क्या महज चुनावी राहत फिलहाल दी जा रही है और चुनावों के बाद एक बार फिर से जनता की जेब पर तेल की मार पड़ने वाली है? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर हैं, प्रवक्ता बीजेपी, योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद। भटनागर जी, आप ही से शुरू करूंगा इस चर्चा की, चूंकि आज देखिए क्रूड ऑयल की जो कीमत है, क्रूड ब्रांड जो है वो $87 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, लेकिन 75 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है तेल की कीमतों की अगर बात की जाए। हालांकि इससे पहले जब धड़ाधड़ तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उस वक्त ये क्रूड ऑयल की कीमत इतनी ऊंची नहीं थी। अब जब उच्चतम स्तर पर क्रूड ऑयल है, कोई बदलाव नहीं है, तो क्या जनता ये समझे कि महज सरकारें जो है चुनावी राहत जनता को पहुंचाती हैं? देखिए, समझ की बात तो ये है कि जनता तो बहुत कुछ सोचती समझती है, हम आप बैठ के भी बहुत चीजों को सोच समझते हैं जी। और सोच समझना ही इंसान का काम है। देखिए, तेल के भाव का अगर स्तर देखा जाए तो नीचे तक आया तो अब ऊपर भी चढ़ रहा है। अगर आपने बिल्कुल सही कहा, चुनावी मौसम चल रहा है और 5 राज्यों में वैसे चुनाव है, सब चीजों को ध्यान दिया जाता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। क्या राज्य जो चुनाव है, क्या राज्य सरकार जो और जगह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, क्या उन्हें नहीं घटाने पड़ेगा अपना टैक्स रेट वगैरह? इन चीजों पे देखा जाता है। अभी चुनावी अगर माहौल नहीं होता तो सब चीजें चलती है, मगर सरकार में अभी स्टेमिना है या अपनी जो कमेटी है ऑयल, इंडियन ऑयल वगैरह जितने भी है, एक संयुक्त जो है, उन चीजों में जो तय करते हैं उन चीजों में होता है। अब ये उनका काम है, पेट्रोलियम विभाग जब बैठेगा इस चीज पे गहनता से सोचेगा और घटाने हैं या बढ़ाने हैं उस पर वो निर्णय लेगा। नहीं सर, मेरा सवाल ये था, चलिए ठीक है, आप ये बताइए, क्योंकि जिस तेजी के साथ कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी और जिस तरह के हालात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं, अगर ईरान और सऊदी अरब की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि जो कच्चे तेल की आपूर्ति है वो भी थोड़े वक्त बाद बाधित होने वाली है। और जो ये रिकॉर्ड स्तर पहुंचा है, उच्चतम स्तर पहुंचा है कच्चे तेल का, क्या आने वाले वक्त में सरकार तेल की कीमतें बढ़ा सकती है या तेल कंपनियां तेल की कीमतें बढ़ाएंगी? देखिए, जो आप ईरान और जो सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, सारी आपूर्ति गल्फ कंट्री से होती है और भी कई कंट्रियों से तेल आता है और पूरे भारत के और देशों में भी जाता है। और जब चीजें संकट में आती है, देखा हमने जब खाड़ी युद्ध हुआ था तब भी संकट बहुत आया था और बहुत गहराया था, तब भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और ये नहीं कि हमारे यहाँ और पड़ोसी राज्यों के और पड़ोसी देशों के स्तर तरीके से कोई पहिया रुक गया हो, चाहे विकास का हो चाहे जनता की गाड़ियों का हो। उन चीजों पे भी देखा और फोकस करा, और उन चीजों को भी देखेंगे जब सामने आएगी तो उसका भी सामना किया जाएगा। जो भारत सरकार हो या भारत के नागरिक हो, हर चीज से लड़ना और फेस करना उन्हें आता है अच्छी तरीके से, ऐसी कोई वो नहीं है। चलिए ठीक है, योगेंद्र सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। स्थिति आपने देखी, पूरी रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं 2014 के बाद, और इतिहास जो कहता है 2017 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे 5 राज्यों में, उस वक्त भी तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी। उसके बाद दिसंबर 2017 में गुजरात के चुनाव हुए, तब जो है कीमतें नहीं बढ़ाई गई। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन जैसे अंतिम फेज खत्म हुआ, धड़ाधड़ कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में क्या अब ये मान लिया जाए, क्योंकि कीमतें तो कच्चे तेल की बढ़ गई हैं, अब चुनाव खत्म होते एक बार फिर से जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है? हम देख रहे हैं 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, और यही अंतर्राष्ट्रीय तेल में अंतर्राष्ट्रीय क्रूड तो 100 रुपए से पार था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कम टैक्स लगा के भारत के नागरिकों को राहत दी थी। उस समय 60-70 रुपए डीजल पेट्रोल था, 450 की रसोई गैस थी। आज 2014 के बाद अभी क्रूड 100 रुपए के अंदर है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है, लेकिन भारत में तेल 100 रुपए से पार है, रसोई गैस 950 के ऊपर जा रही है। तो जैसे जैसे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की रेटें बढ़ती है, स्वतः ही खाने पीने की चीजें और यातायात से सारी चीजें महंगी हो जाती है, जिससे आम जनता को भुगतना पड़ता है। हमारी तो ये मांग रहेगी कि बीजेपी 2014 से पहले इस महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार में आई थी, तो आपकी सरकार आने के बाद आपने इस महंगाई पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? इस महंगाई को आपने बेतहाशा बढ़ने क्यों दिया? अब जब चुनाव है तो केंद्र सरकार चुनाव तक रेटें अप डाउन नहीं कर रही है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे
पेट्रोल डीजल के रेट स्वतः ही बढ़ा देगी, उसको टैक्स लगा देगी, उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। मेरी तो ये मांग रहेगी कि आप इस पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएं, ताकि इसकी जो मूल्य वृद्धि उस पर लगाम कसी जा सके और उससे जनता को राहत पहुंच सके। आप एक तरफ जहां 2014 से पहले धरने प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई को लेकर, आज आप चुप हैं। पेट्रोल डीजल 100 के पार चला गया, रसोई गैस 450 से 900 1000 रुपए की करीब हो गई। तो ये महंगाई कहां तक जनता सहन करेगी, इसका जवाब दे बीजेपी। चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगा। एक दर्शक भी हमारे साथ देवेंद्र कुमार नारनौल से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, रखिए अपनी बात। सर, मैं ये कह रहा हूँ, अब जो सरकार कहती है अगवे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर तय होती है जी, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव ज्यादा जा रहे हैं जबकि कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, और चुनाव सीजन होने की वजह से जब चुनावी सीजन नहीं होता है तो प्रतिदिन जनता शोर मचाती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ही जवाब होता है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय है, सरकार के बस की कोई चीज नहीं है, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो अब सरकार कैसे कर रखा है कि भाई इस पे कंट्रोल हो रहा है तेल पे, जबकि 87 रुपए गई ये रेट प्रति बैरल, और पहले 68 रुपए थे। तो इसके ऊपर इस प्रकार से कैसे हो रहा है? अब कैसे राहत मिल रही है लोगों को? ठीक है सर। इलेक्शन के बाद भी मिलती रहेगी, मार्च में भी, जब लोगों का फसल का समय आएगा उस समय फिर ये आसमान को नहीं छुएंगे तेल के भाव। ठीक है देवेंद्र कुमार जी, अपनी बात कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप भटनागर जी, स्थिति वही है, सवाल वही है। देखिए चुनाव, देखिए ठीक है, रखिए अपनी बात। त्यागी जी, मैं सुन रहा था, मेरे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे जी, कांग्रेस साथी ये कभी क्यों नहीं बताते, जब इसकी सरकार आई थी मनमोहन सिंह जी की, जब 60 रुपए और 62 रुपए चल रहा था कि 98 रुपए तक ये पेट्रोल ले गए, डीजल ये 79 तक ले गए, ये अपनी बारे में नहीं बताते। 1250 रुपए का सिलेंडर जो घरेलू हुआ करता था, जिन्हें अब ये 600 रुपए तक का बता रहे हैं, कि अपनी बारी भूल जाते हैं। जो चने की दाल जो सबसे सस्ती हुआ करती थी, वो उन्होंने 160-70 रुपए पहुंचा दी थी। ये अपना समय क्यों भूल जाते हैं? अभी बहुत आसानी से कह दिया, नहीं तो डाटा देख सकते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। योगेन जी हमारे साथ, देखिए पेट्रोल डीजल की बात है, बिल्कुल जो मेरे साथ अभी जो आपके कॉलर जुड़े थे, सरकार की पूरी तरीके से मंशा है कि आपको पूरे भारत को इस चीज से राहत मिले, और इसको राहत को देखते ही इसका काम किया जा रहा है। जहां जब समस्या चीजें आती है तो सब पे बोझ पड़ता है, चाहे सरकारी वाहन हो, चाहे मैं भी वाहन चलाता तो मुझ पे भी पड़ता है। मगर कुछ चीजें देश हित के लिए या सरकार चलाने के लिए सब चीजें बहुत कुछ है। मेरे कांग्रेस साथी अच्छी तरह समझते हैं चीज के बारे में, मगर क्या है अभी बोलेंगे नहीं। जैसे अभी जीएसटी की बात कर रहे थे योगेन जी कभी अपने मुख्यमंत्रियों से पूछा आपने कि जब भी जीएसटी की बैठक हुई आप क्यों गायब हो जाते हैं? जितनी बार जीएसटी को लेके मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, राज्य सरकारें सारी गायब हो जाती है एकदम। यहाँ बैठ के सारे कांग्रेस के नेता बोलते हैं। अरे जीएसटी काउंसिल की बैठक जब भी हुई, सारे कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री नहीं आए इसको लेके, इस बारे में कभी जवाब नहीं देते। ठीक है सर। एक दर्शक हमारे साथ करीम खान जुड़ गए मध्य प्रदेश से। करीम खान ताल्लुक रखते हैं। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ महंगाई इतनी बढ़ा दी है, पेट्रोल से ही क्या आप सारा अर्जित करना चाहते हैं? मुझे तो ये समझ में आता है कि आप लोग, आपके बच्चे मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार वापरते थे, गरीब वापरने लगे, इसलिए आपने रेट बढ़ा दिया कि ये तो हमारी बराबरी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि गैस के रेट क्यों बढ़ाए आपने? गृहिणियों को क्यों नुकसान दे रहे हो? आजकल परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आप सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर है उसके बारे में आपने नहीं सोचा कि एक देश की जनता, बहुत सी जनता जो 10,000 के अंदर कमाती है, 12,000 के अंदर कमाती है, आप आकलन करते हैं कि जिसको 80,000 तनख्वाह मिल रही है, 60,000 तनख्वाह मिल रही है, उस हिसाब से आकलन करते हैं। आप उनके बारे में सोचिए। देश का 40% आदमी 10,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं पाता है। दिहाड़ी मजदूर के बारे में कभी सोचा है आपने? चलिए ठीक है करीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात कहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। प्रदीप भटनागर साहब, क्या तमाम सरकारों का रवैया यही हो गया है, यही कार्यप्रणाली है क्या कि चुनाव आने के वक्त तमाम तरीकों से, चाहे एक्साइज ड्यूटी कम करना पड़े, वैट कम करना पड़े, तब तो आप राहत दे देंगे, लेकिन उसके बाद जब जनता लगातार त्राहिमाम कर रही हो उस वक्त उनके सुनने वाला कोई नहीं?
त्यागी जी, अगर आप महंगाई की बात करेंगे तो विश्व में सबसे ज्यादा महंगाई अगर यूरोप कंट्री चले जाए वहां भी है। जी। भारत में तो फिर भी अभी आंकड़ा कम है महंगाई का, मगर यूरोप कंट्री से अब आप जब देश की तरफ चलेंगे अपने, तो पता लगता है कि महंगाई क्या है। फिर भी इस राज्य हमारी भारत सरकार ने फिर भी बहुत लगाम लगा रखा है महंगाई को लेके। अगर यूरोप कंट्री, अगर यूएस से चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो पता लगेगा 6% से ऊपर तक है, और वहां तो आटा भी नहीं कई गुना सर, महंगा जब है। यूरोपियन कंट्रीज पहली से चीज। अगर आपको कंपैरिजन इंडिया का करना है, अमेरिका से अगर कंपैरिजन करना है, तो हर एक क्षेत्र में करना होगा ना सर। रोजगार में भी करना होगा, जीडीपी में भी करना होगा, पर कैपिटा इनकम में भी करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया त्यागी जी। हर चीजों को अगर लेके चल तो विश्व को, बाजारों को लेके ही महंगाई बढ़ती है। कभी आज तक हम अपने टीवी पे कभी डिबेट ये करते हैं कि भारत का कितना नागरिक जो कि बिजनेसमैन है 30-40%, 50% कितना इनकम टैक्स देता है। इस बार जो 5 करोड़ 80 लाख जो पहुंच गया था, वो 4-4.5 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंच पाया है। जी। क्या ये देश के नागरिकों का जिम्मेदारी नहीं है इनकम टैक्स भरना? क्या 1 करोड़ 30 लाख लोगों में से केवल 5 करोड़ 80 लाख लोग ही टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स भरेंगे? जो हमारे साथ सवाल पूछना तो बड़ा आसान है, सवालों का जवाब देना वो बैठे जो दे सके। जो मेरे साथ स्कॉलर जुड़ते हैं, कभी अपने पड़ोसी से पूछा है कि आप इनकम टैक्स भरते ही नहीं भरते? पेट्रोल सबको चाहिए, डीजल सबको चाहिए, लग्जरी गाड़ी सबको चाहिए, मगर इनकम टैक्स के जब भरने की बारी आती है तो सब नागरिक पीछे हट जाते हैं। सवाल सारे उंगली पे हैं सरकार पे आगे पूछने के लिए, मगर जब जवाब सवाल का आता है तो सब कोई सामने नहीं आता है। नहीं सर, अब आप शिकायत कर रहे जागरूकता हैं, देखिए सबकी सरकार बनती में है। होते हुए आप शिकायत कर रहे हैं कि टैक्स आपको नहीं मिल रहा है। आपने जीएसटी लागू कर दिया, तमाम मैं आपने नोटबंदी कर दी, भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे किए, डिजिटाइजेशन को लेकर आप इतना मुखर तरीके से आपकी सरकार बात कहती है, और आप ये शिकायत कर रहे हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मैंने आऊंगा इस सवाल नहीं के नहीं साथ। नहीं रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ उमेश गुप्ता जुड़ गए। उमेश गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर नमस्कार, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रदीप जी से। जी। प्रदीप जी, 2014 से पहले भी तेल बाहर से ही आता था। तेल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में $128 तक पहुंचे थे। उस टाइम आप लोग ने पूरा विरोध जताया। उस टाइम 450 सिलेंडर मिलता था जी। सारी 450 सिलेंडर मिलता था। तेल के भाव $60 से ₹60 से ज्यादा पेट्रोल डीजल के भाव नहीं पहुंचे थे। पेट्रोल ₹85 से ज्यादा नहीं पहुंचा था। जी। फिर भी बीजेपी वालों ने खूब कहा कि तेल बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अब बीजेपी की सरकार है, जो बातें आप अभी कह रहे हो ये बातें पहले भी थी। इनकम टैक्स देने वाले पहले भी लोग नहीं थे, टैक्स देने वाले पहले भी नहीं थे, जब भी सरकार चल रही थी। अभी क्या हो गया? तो ठीक है, प्रदीप जी जरा आप बताइए, आप सरकार में हो, जनता आपकी तरफ देख रही है। जी जी, मेरी बारी आएगी, जरूर जवाब ठीक है दूंगा उमेश आपको। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। जवाब दीजिएगा भटनागर साहब। त्यागी जी, बिल्कुल सही कहा भाई साहब जो मेरे साथ जुड़े थे, गुप्ता जी बिल्कुल सही। बैठ के कि जब टैक्स की बारी आई तो सब पीछे क्यों नजर आए, जीएसटी क्यों लाना पड़ा? अगर जीएसटी लाए गए, किस लिए लाए गए? जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, रोड मैप के लिए, विकासशील देश बनाने के लिए। और यही चीज अगर हमारी इंसानियत के नागरिकता के, भारत के नागरिक के नाते अगर हम अगर इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें भरने की, तो उसमें क्यों पीछे हट जाते हैं? पहली चीज, अगर पेट्रोल डीजल जो हमारे देश में आता है, जो ट्रांसपोर्टर से आता है, क्या वो सस्ता आता है? जो बाहर से आ रहा है, क्या उसे यहाँ तक लाने के लिए क्या कुछ चीजें नहीं रखती हैं? क्या कांग्रेस ने अपनी सत्ता में इन चीजों को नहीं भोगा? विरोध विपक्ष में हर कोई करता है, चाहे कांग्रेस कर रही है। आज अगर कांग्रेस अपनी सब चीजें भूल गई है, जी। मगर आज जो है कांग्रेस विपक्ष में है, तो विपक्ष ठीक है की सर। अपनी चीजों को भूल, इस चीजों को उठा रही है। ठीक है सर, भटनागर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। योगेंद्र सिंह, एक सवाल ये है जो कि शिकायत सरकार में रहते हुए भटनागर साहब कर रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में या तो सरकार फेल हो रही है, आम जनता टैक्स दे नहीं रही है। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मानस बोरा राजस्थान से जुड़ गए। मानस, बहुत बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। मानस, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कि जी। जब गैस सिलेंडर आम लोगों को दिए हैं तो उनसे भी यही भुगतान लिया जा रहा है, तो क्यों ना राशन के लिए पाबंदी की जाए और कम रेट दिया जाए। पेट्रोल डीजल का भाव कम रेट में राशन के मुताबिक दिया जाए और राशन के माध्यम से कम रेट में दिया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मानस अपनी बात कहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। जवाब आपका लूंगा, लेकिन योगेंद्र सिंह, जैसा कि कह रहे थे भटनागर साहब कि भाई टैक्स कलेक्शन में अभी हम
काफी पीछे हैं, या तो टैक्स कलेक्शन में सरकार की नाकामी या आम जनता से टैक्स जो है वसूल नहीं पा रही है सरकार। त्यागी जी, जो टैक्स की स्लेब है उसके अंतर्गत जितने भी नागरिक और आम जनता आती है वो स्वतः ही अपना टैक्स भरती है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। सरकार ने नोटबंदी ला दी, जीएसटी ला दी, उसके बाद टैक्स का दायरा और बढ़ गया और जो भी व्यापारी वो अपना टैक्स भरते ही है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ भटनागर जी से कि बात यहाँ महंगाई की चल रही है और वो आम जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि टैक्स नहीं दे रहे हैं। टैक्स लेना सरकार का काम है और टैक्स देना जनता का काम है। जनता अपना ईमानदारी से टैक्स दे रही है, लेकिन आप महंगाई में राहत क्यों नहीं दे रहे हैं? आज देश के पड़ोसी जो मुल्क हैं वो पेट्रोल डीजल भारत से खरीदते हैं, लेकिन भारत से काफी सस्ता में पेट्रोल डीजल है और भारत में महंगा है। भारत की जनता महंगाई की मार झेल रही है। 30 से 35 रुपए आप पर लीटर का टैक्स ले रहे हैं। उस टैक्स से आप कर क्या रहे हैं? और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां जनता बेरोजगार हो रही थी, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसी वैश्विक महामारी में भी केंद्र सरकार ने बहुत सारा टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो आप जनता को राहत देंगे कब? और एक दर्शक ने आप जो भी सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया कि 2014 से पहले 128 रुपए प्रति बैरल क्रूड था, उस समय भी कांग्रेस सरकार ने राहत दी थी। तो अब 100 रुपए के नीचे क्रूड है, तो अब आप राहत क्यों नहीं दे रहे हैं? इन सारी जनता के पैसे को लेकर जनता का कोई विकास नहीं कर रहे हैं। महंगाई को आपने इतना बढ़ा दिया, किसानों की आय को डबल करने की बात कर रहे हैं। किसानों के खाते में आप 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं, लेकिन डीजल की रेट बढ़ा के उसी किसान से एक खेत पे 10,000 रुपए ले रहे हैं। तो राहत कहाँ पहुंच रही है? इसका जवाब दीजिए आप। योगेंद्र जी, कभी आपने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि आप 4-5 देशों को सस्ता डीजल क्यों देते? कहीं पूछा उनसे आपने? सरकार में आपने कभी मोदी जी से पूछा कि टैक्स कम क्यों नहीं कर रहे मोदी? नहीं, आपका बिल्कुल हर चीज बताएंगे हम तो आपको बैठ के। फिर सरकार में लोगों में यही तो सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग आंकड़ों पे सरकार में रह के आंकड़े पूरे नहीं दे पाते। ये भी आपको शायद बता देना चाहिए था कि देशों में अनुबंध होता है, देशों के आपस में अनुबंध होता है हर चीज के बारे में। और आपने तो बाखूबी बहुत लंबी सरकार चलाई है, फिर भी आप यहाँ बैठ के चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे। आपको कम से कम ज्ञान अगर दे रहे पूरा तो देना कम से कम बैठ के। भटनागर जी, अनुबंध है तो वो भारत की जनता के साथ टैक्स कम करने का तो अनुबंध नहीं है ना, वो तो केंद्र सरकार ये तो मनमोहन सिंह सरकार में आप मनमोहन सिंह जी बहुत लंबे कार्यकाल चलाया यूपीए का। ठीक है भटनागर जी, मेरा एक सवाल है, देखिए जिस तरह की स्थिति है, चूंकि अब क्रूड ऑयल की जो कीमत है $87 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्लान है या फिर एक बार फिर से आने वाले वक्त में आएगा कि चुनावों के बाद ये पूरा बोझ जनता की जेब पर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए सरकार जो है बिजली का जो भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलाने में बहुत जोर दे रही है। इन चीजों में बहुत जल्दी इनफैक्ट और बहुत स्पीडली काम चला जा रहा है। देखिए दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने अब 4 दिन पहले 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें लाए हैं दिल्ली के लिए जी। अगर और राज्यों पे देखा जाए, ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं देश के अंदर हमारे कि जहां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और बसेस वगैरह कमर्शियल सालों से चल रही है जी। जब तक हम लोग सौर प्रणाली पे काम तेजी से नहीं करेंगे, इन चीजों पे नहीं घटेगा। एक समय ये आने वाला है कि धरती में पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा नहीं, गाड़ियां कैसे चलेंगी? नहीं तो ठीक है सर, जैसा आपने पहले कहा था कि जनता और सरकार दोनों देश की जो मौजूदा स्थिति है उसके लिहाज से देश हित में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो ये समझना, ये आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें तो बढ़ने वाली हैं और देश हित में आम आदमी उस महंगाई को झेलने भी वाला है। जब जैकी जी जब धरती के अंदर जब ऑयल ही नहीं बचेगा तो गाड़ियां कहां से चलेंगी? स्रोत अगर ये ऊर्जा क्रांति पे अगर भारत सरकार और भारत के लोगों को क्रांति लाने के लिए इतना काम कर रही राज्य सरकारों को, ठीक है सर, चुनावी वक्त में आपके पास महंगाई कंट्रोल का फॉर्मूला है, लेकिन क्या आम दिनों के लिए क्या कोई फॉर्मूला सरकार के पास है कि नहीं है? सरकार में बिल्कुल फार्मूला है। सरकार इन चीजों को लेके गहनता से चल रही है, बहुत कुछ चीजें जो कि मैं आपके सामने नहीं रख सकता। पहली चीज, इन चीजों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि कभी भी देश की मशीनें गाड़ियां नहीं रुकनी चाहिए। उन पे भी बहुत ज्यादा शोध चल रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। जो विदेश के बच्चे हमारे गए थे वैज्ञानिक, वो आज हमारे यहाँ शोध करने में लगे हैं। मिथाइल वगैरह पे आज काम चल रहा है कि कोई भी चीजों की अगर कमी पड़े तो उसकी पूर्ति किस तरह की जाए। उन चीजों को, वेस्टेज चीजों को लाके आज चीजें चल रही हैं कि हमें आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ी दूसरी आ रही है उसको क्या दिए गए और क्या दे के जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे, उस पर भी चिंता बिल्कुल है और सरकार इस पे काम कर भी रही है जी। तो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई इसलिए, तेल की कीमतें इसलिए सरकार को बढ़ानी पड़ती हैं कि भाई लोग इस्तेमाल न कर पाएं और तेल संरक्षित रहे।
ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये जो एक धरोहर है ये सौंप कर चले जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, वक्त मेरे पास इस वक्त इस कार्यक्रम के लिए खत्म हो गया। प्रदीप भटनागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस डिबेट में जुड़े। योगेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप इस डिबेट में जुड़े। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से क्रूड ऑयल इस वक्त $87 प्रति बैरल हो चुका है 2014 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। हालांकि अभी 75 दिनों से कोई बदलाव तेल की कीमतों में नहीं हुआ है। यही माना जा रहा है कि चुनावी राहत है। चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से जनता पर तेल की बढ़ती कीमतों की मार पड़ने वाली है। इसी के साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।